चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने क्लास 1, 2, 3 का रिवीजन करेंगे और फिर अपने आज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे शुरू में है ना, पार्टनरशिप के एकदम शुरू में हमने क्या डिस्कस किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी वर्सेस अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस में नुकसान होता है और वो नुकसान इतना है कि बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी बिक जाए फिर भी वो नुकसान का भरपाई नहीं हो पा रहा है, तो आपके घर की एसेट्स बिक सकती। इसको अपने बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लिमिटेड लायबिलिटी में आपको और आपके बिजनेस के बीच में एक दीवार खड़ी कर जाती है। तो आपका पर्सनल एसेट अलग है और आपका जो बिजनेस एसेट है वो अलग है। तो बिजनेस में अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो नुकसान अपने बिजनेस एसेट्स को इम्पैक्ट करेगा, वो अपने पर्सनल एसेट्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब खुद ही बताओ विच इज गुड, अनलिमिटेड या लिमिटेड, है ना? तो अपनी आंख बंद करके बोल सकते हैं कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस है तो रिस्क है। तो अच्छा है ना कि अपने रिस्क को लिमिट कर दें, जैसा कि उसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब अपना लायबिलिटी को वो लिमिट कर रहा है, तो हमेशा वो अच्छा है ना। पहले ये जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था ये कंपनी में हुआ करता था, अब ये कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में भी आ गया। ये कॉन्सेप्ट एक इंडिविजुअल आदमी बिजनेस करता है उसमें भी आ गया। पार्टनरशिप के केस में इसको अपने बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, और इंडिविजुअल के केस में अपने इसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी ओपीसी। ठीक है, सो एलएलपी और वन पर्सन कंपनी, इस पे अपने डिस्कशन करेंगे एलएलपी एक्ट में और कंपनीज एक्ट 2013 में। अभी अपने डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में टोटल 74 सेक्शंस है, डिवाइडेड इन 8 चैप्टर्स। राइट, इसमें टोटल 74 सेक्शंस है, डिवाइडेड इन 8 चैप्टर्स। अब पार्टनरशिप पार्टनरशिप जो एक्ट है ये कब इनेक्ट हुआ था, आई मीन कब से ये इफेक्टिव हुआ था? तो इफेक्टिव हुआ था 1 अक्टूबर 1932, एक्सेप्ट वन सेक्शन, सेक्शन 69, जो कि इफेक्टिव हुआ था 1 अक्टूबर 1933, एक साल की बात। एंड व्हाट इज सेक्शन 69? कोई बता सकता है सेक्शन 69 किस चीज़ के साथ डील करता है? एनीवन? सेक्शन 69 किन चीज़ों के साथ डील करते हैं? यस दोस्तों, तो सेक्शन 69 डील्स विद इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ग्रेट हम कुछ। चलो अब अपने पार्टनरशिप टैग के अंदर एंटर करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब अपने बात कर रहे थे कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो उसके बाद भी लोग पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करते हैं? राइट, उनको तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको तो अपनी लायबिलिटी को लिमिट करनी चाहिए। तो लोग पार्टनरशिप बिजनेस या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इन दोनों में ही अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो फॉर्मेलिटी है वो बहुत कम है। कंपनी के केस में, एलएलपी के केस में, है ना, बहुत सारा फॉर्मेलिटी होता है। तो एक जो छोटा बिजनेसमैन होता है ना, जो छोटा व्यापारी होता है, वो क्या है कि इतनी फॉर्मेलिटी उसके लिए थोड़ा सा बोझ लगती है, तो उसको लगता है कि अपनी चीज़ों को आराम से करें। राइट, तो उस केस में लोग इस बिजनेस को प्रीफर करते हैं। चलो अब अपने आते हैं पार्टनरशिप का डेफिनेशन, सेक्शन 4। राइट, तो सेक्शन 4 है क्या? Partnership is relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Right? So partnership is a relation between person. अब यहाँ पे राइट, प्रियंका ने एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया था कि भाई अपने जब बात करते हैं कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, तो यहाँ पे क्या सिर्फ हम और आप ही पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं या फिर कोई कंपनी भी पार्टनर बन सकता है? राइट, सो हमने पहले वाले क्लास में इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ गया है। तो जो पार्टनरशिप
है वो किनके बीच में हो सकता है? देखो, वो इंडिविजुअल्स के केस में हो सकते हैं, कंपनी पार्टनरशिप में इंटर कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप में इंटर नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है ना? एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये पार्टनरशिप में इंटर कर सकता है। एच यू एफ के नाम से पार्टनरशिप में इंटर नहीं कर सकता, लेकिन एच यू एफ का जो करता है वो पार्टनरशिप में इंटर कर सकता है, ठीक है? सो मैं आई रिपीट, ये तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए है, दो अपने बुक में स्पेसिफिकली इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है, बट अच्छा है कि तुम जान के रखो कि पार्टनरशिप में कौन कौन इंटर कर सकता है। हम और तुम तो इंटर कर ही सकते हैं, कंपनी इंटर कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकता, एच यू एफ फर्म नहीं कर सकता, लेकिन करता कर सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर सकता है, ठीक है? अब पार्टनरशिप जो अग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है, उसके 5 पिलर है ना? देयर आर 5 एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। द फर्स्ट वन इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप में तुम लोग को याद है मिनिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, राइट? पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 लोग चाहिए। एक आदमी खोजते तो क्या पार्टनरशिप करेगा, राइट? दूसरा, अपने मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। यस, 50 हो सकते हैं, करेक्ट है ना? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितना रेस्ट्रिक्शंस है मेंबर्स के ऊपर, मिनिमम एंड मैक्सिमम का? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में वो नंबर है 2 और 200। पब्लिक के केस में मिनिमम 7, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। 1 पर्सन कंपनी, सिर्फ एक बंदा, ठीक है? सेकेंड पॉइंट इज अग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप जो बनता है वो अग्रीमेंट के बेसिस पे बनता है, राइट? तो अपने यहाँ पे 2 टर्म बात किए थे जो कि बहुत बढ़िया, वो क्या है कि पार्टनरशिप इज ए वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। थ्योरी पेपर में ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनमें बहुत वजन होता है। जैसे तुम लोग जाके जब बाद में है ना ऑडिट की पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, राइट? सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है कि हर किसी को शक की निगाह से देखना, राइट? तो अपने जब ऑडिटर हैं और अपने कहीं ऑडिट करने जा रहे हैं, अपने सामने कोई भी अकाउंट्स आ रहा है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो अपने को एक जागरूक होकर, मतलब है ना, कॉन्शियस होकर उस चीज़ों को देखना है कि अपने से कोई स्किप नहीं हो जाए। तो वैसे ही पार्टनरशिप के केस में है ना, जो अपनी जो वर्ड्स का बात कर रहे हैं कि वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, तो अगर अपने इन सारे वर्ड्स को हाईलाइट कर देंगे, तुम बोलोगे हाईलाइट कैसे करेंगे, काला पेन से तो लिखते हैं, सभी काला है तो सब बराबर है। तो उसमें अपने एक अलग ब्लैक पेन ले सकते हैं जो थोड़ा सा जिसका इंप्रेशन डार्क हो, या फिर अपने ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं या पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट? ये करने से नंबर आता है, राइट? मैंने फाइनल के एग्जाम्स में भी, टेक्स्ट के पेपर में भी फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के आया था और वहाँ पे चीज़ों को अंडरलाइन किया था, तो नंबर आते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो, ठीक है? अब अपने बात कर रहे थे अग्रीमेंट का, कि पार्टनरशिप जो है वो अग्रीमेंट से बनता है। ये जो अग्रीमेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, राइट? एक्सप्रेस मतलब बोल के शुरू किया, इम्प्लाइड मतलब उनके बिहेवियर से ऐसे था कि वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे वो एक पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें हमने प्रियांश डांस क्लासेस की बात की थी। देन फिर जो एक्सप्रेस होता है उसमें भी 2 होता है, एक होता है रिटन एंड एक होता है वर्बल, ठीक है? सो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो पार्टनरशिप है वो स्टेटस से नहीं आता। स्टेटस से क्या आता है, राइट? स्टेटस से, स्टेटस वाला चीज़ कहाँ काम करता है, वो काम करता है एच यू एफ में। तो एच यू एफ में क्या है कि परिवार में जैसे ही नए बच्चे का जन्म होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो बच्चा उस परिवार का जो बिजनेस है उसका वो मेंबर बन जाता है, उसका भी वहाँ पे शेयर होता है। तो पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं होता, पार्टनरशिप अग्रीमेंट से होता है। ओके, सो यस, नवनीत इज आस्किंग कि आपने एक ब्लैक डॉट पेन और एक जेल पेन यूज कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली अपने जेल पेन कर सकते हैं, बट जेल पेन रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनरली जेल पेन में क्या होता है
कि उसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर लिक्विड वगैरह गिर जाए, है ना, तो क्या होता है, वहाँ पे जो अपने लिखते हैं ना, वो इंक पूरा फैल जाता है, राइट। वो एक रिस्क रहता है। तो ये रिस्क कैसे है, देखो ये रिस्क कैसे है कि अपना जो कॉपी है, अपने अपने जो लिखते हैं, वो सारा जो है वो इंस्टीट्यूट के पास जाता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, उन सारे कॉपी को पहले स्कैन करता है, ठीक है। अब देखो जो बंदा स्कैन कर रहा है वो मानो कि स्कैन करते करते, है ना, चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, और उसमें थोड़ा सा भी पानी गिर गया, और अपना जो पेन है वो स्पॉलिश प्रूफ नहीं है, मतलब उसमें पानी गिरने से इंक फैल जाता है, तो तुम्हारा पूरा मेहनत वो क्या होगा, वो फैल जाएगा इंक की तरह। तो अपने को वो पेन यूज करना है जो कि लिक्विड प्रूफ हो, राइट, जिसमें अपने लिख रहे हैं उस पर पानी गिरा दे तो पेपर फट जाए, लगभग अपना इंक जो है वो इंटैक्ट है। इस चीज़ को केयर रखना है और कुछ नहीं। चलो अपनी बात कर रहे थे पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप कैसे नहीं आता, जॉइंट एक्विजिशन से नहीं आता, मतलब प्रॉपर्टी का कौन है उससे नहीं आता, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं आता। यस, पेंसिल यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बिजनेस, देयर मस्ट बी सम बिजनेस। अपनी पार्टनरशिप करते हैं तो धंधा करने के लिए कर रहे हैं, अपना समाज सेवा वाला भाव नहीं है। समाज सेवा वाला भाव करना है सो पार्टनरशिप नहीं चलेगा, है ना। वी कैन फॉर्म कंपनी या फिर अपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना सकते हैं, दोज थिंग्स कैन बी डन, लेकिन अपने सोशल सर्विस के लिए पार्टनरशिप बिजनेस नहीं चलेगा। इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देखो डेफिनेशन में भी है कि पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। तो शेयरिंग ऑफ लॉस को लेके बात नहीं किया हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को लेके बात किया हुआ है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि भाई प्रॉफिट को आपस में बांटना, वो रेशियो कम बेसी हो सकता है, वो चलेगा, राइट। शेयरिंग ऑफ लॉस जरूरी नहीं है, मतलब कोई ऐसा पार्टनर है जो कोई, है ना, जिसके चाचा जी विधायक है, जो बोल रहा है कि भाई हमको लॉस नहीं चाहिए, हमको तो खाली प्रॉफिट ही चाहिए, राइट, ऐसा। तो अगर ऐसा कुछ है हो सकता है, राइट। सो जनरली ऐसा कब होता है, ऑन अ सीरियस नोट, जब कोई पार्टनर है ना, कोई टेक्निकली वेरी साउंड, या फिर मानो वो बहुत सारे पैसे लगा रहे हैं, तो ये टर्म्स को पुट कर सकता है। मतलब कोई भी पार्टनर जिसका उस पार्टनरशिप के बिजनेस के ऊपर कंट्रोल है, राइट, जो उसके डोमेन में आता है, वो ये कंडीशन पुट कर सकता है कि भाई मेरे को लॉस में शेयर नहीं चाहिए, राइट, प्रॉफिट होगा तो आई विल टेक, लेकिन लॉस में नहीं लूँगा, ऐसा हुआ है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को लेके एक और बात जो अपने को याद रखना है वो ये कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एज प्राइमा फेसी एविडेंस बट नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, राइट। जैसे ट्रायल बैलेंस प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, वैसे ही शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, बट ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का। तो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, राइट, मतलब पार्टनरशिप है या नहीं है, वो चीज़ किससे प्रूफ होता है, व्हाट इज कंक्लूसिव एविडेंस, तो वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ कि वन पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब हर कोई एक दूसरे के काम के लिए बाध्य है, ठीक है। तो इस रिलेशन को, मतलब लोग एक दूसरे के लिए, राइट, काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के रोल से, एक दूसरे के काम से, एक दूसरा का जो हरकत है उससे वो भी लायबल हो रहे हैं, इसको अपने बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो पार्टनरशिप का जो एसिड टेस्ट है, राइट, उसको वो क्या है, वो है म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन पार्टनर, कि हर पार्टनर एक दूसरे का म्यूचुअल एजेंट है। फाइन। सो ये थे पार्टनरशिप के 5 पिलर्स। इसमें फिर फाइनली अपने को ये 5 पॉइंट्स याद रखना है और अंदर वाली ये बातें याद रखनी है। इसके बाद फिर अपने करते हैं टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे। सो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में बस इतना सा डिस्कशन है कि भाई अपने जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना अच्छी बात है, ज़रूरी बात है, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होने से ही वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो जाता, है ना। मतलब सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होने से वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता। तो यहाँ पे अपने पास कुछ केसेस हैं जहाँ पे वी कैन सी, राइट, कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं है। सबसे पहला क्या है, जॉइंट प्रॉपर्टी। तो जॉइंट प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, जॉइंट प्रॉपर्टी के केस में क्या है तुम्हारा कि दो जन मिलके प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कैसे हैं, क्या तो वसीयत में मिला होगा, दादाजी की ज़मीन थी, राइट, तो वो आपस में डिवाइड हो गया,
या उन्होंने मिल के चीज़ों को ख़रीदा होगा। तो अगर उनके पास जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उससे वो पार्टनरशिप में इंटर नहीं हो जाते, है ना। अगर वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, उससे भाड़ा आ रहा है, आपस में डिवाइड करें, नॉट पार्टनरशिप। लेकिन उस प्रॉपर्टी पे वो बिजनेस कर रहे हैं, राइट, और उससे कुछ प्रॉफिट आ रहा है, उसको आपस में बांट रहे हैं, तो फिर पार्टनरशिप है। इसके बाद फिर आता है पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू मनी लेंडर्स। अब अपने, है ना, हो क्या रहा है कि अपने जो मनी लेंडर है जिससे हमने पैसा उधार में लिया, उसको अपने प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने एक केस लॉ का डिस्कशन किया था, उस केस लॉ का नाम बता सकती हूँ? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद मनी लेंडर से रिलेटेड हमने एक केस लॉ डिस्कस किया था, उसका नाम बता सकते हो क्या? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद मनी लेंडर्स से रिलेटेड एक केस लॉ का हमने डिस्कशन किया था, उसका नाम याद करो। यस नवनीत, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, राइट, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। तो ये जो केस लॉ है, सेक्शंस है ना, मतलब दीज ऑल आर लाइक एडिशनल स्कूप ऑफ हॉट चॉकलेट, है ना, ऑन योर वनीला आइसक्रीम। मतलब ये डल जाए ऊपर से तो आंसर का फ्लेवर ही अलग आ जाता है। कॉक्स वर्सेस हिकमैन में क्या था कि भाई जिसका बिजनेस था उसकी हालत ख़राब थी, तो उसने क्रेडिटर को बोला कि भैया आप मेरा बिजनेस मैनेज कर लो, कुछ इसमें से शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ले लो जिससे आपका उधार चूक जाएगा। ग्रेट। इसके बाद फिर क्या, पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एन एम्प्लॉय और मैनेजर। ये अपने क्लास 11-12 में करते थे, राइट, कि अपने अपना एम्प्लॉय को कुछ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। और अपने किसको प्रॉफिट शेयर करते हैं? स्पेसिफिकली सेल्समैन को करते हैं, क्योंकि सेल्समैन को प्रॉफिट शेयर करने से क्या है, थोड़ा सा अपना उसका वो रहता है, मतलब सामान सेल करने में एक्साइटमेंट रहता है। इसके बाद जो टॉप मोस्ट लोग होते हैं, मैनेजर लेवल पे होते हैं, उनको प्रॉफिट शेयर किया जाता है, क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ कंपनी, तो वो थोड़ा सा कंपनी से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। पेमेंट ऑफ शेयर प्रॉफिट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। तो इसमें हमने डिस्कस किया था ना, 4 दोस्त हैं, एक दोस्त मर जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो बाकी लोग सोचते हैं यार ये तो अपना दोस्त ही था, तो इसकी फैमिली को अपने को संभालना है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी फैमिली को देते हैं। सो दो वो उसकी फैमिली जो है वो बिजनेस में पार्टनर नहीं है, बट उसको कुछ दिया जा रहा है। देन पेमेंट ऑफ शेयर प्रॉफिट टू सेलर ऑफ गुडविल, है ना। सो तुमने किसको ख़रीदा था? हल्दीराम को ख़रीदा था, राइट। कैसा चल रहा है बिजनेस हल्दीराम का? तो हल्दीराम को जब हमने उसका नाम जब ख़रीदा था, तो अपने क्या करेंगे, अपने उसको कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट देते रहेंगे। अब देखो फिर अपना जो पॉइंट आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर एंड देयर लायबिलिटी। कितने तरह के पार्टनर होते हैं, राइट। अच्छे पार्टनर, ख़राब पार्टनर, बहुत अच्छे पार्टनर, बहुत ख़राब पार्टनर, ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं, लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर, है ना। वो पार्टनर जो डेली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, जो कि तुम्हारा जिम वगैरह भी जा रहा है, राइट, जो जंक वगैरह नहीं खाता, वो कौन हो गया? वो अपना एक्टिव पार्टनर हो गया। नहीं यार, ऐसा मत लिख के आना। सो एक्टिव एक्टिव पार्टनर कौन हुआ? एक्टिव पार्टनर वो हुआ जो बिजनेस को संभाल रहे, राइट, जो अपने धंधे को संभाल रहे हैं, उसको अपने बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। सो एक्टिव पार्टनर इज फेस ऑफ द बिजनेस, राइट, इसीलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टेंसिबल पार्टनर, दिखावे वाला पार्टनर, जो लोगों के सामने हैं, उसको अपने बोलते हैं एक्टिव पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। सो डेफिनेटली वो फर्म के एक्ट के लिए लायबल है, राइट। तो इसमें एक बात जो अपने को ध्यान रखते हैं सारे पार्टनर में, एक तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा वो फर्म के एक्ट के लिए लायबल है या नहीं है। तो जो अपना एक्टिव पार्टनर है वो फर्म के एक्ट के लिए लायबल है। एक्टिव पार्टनर जब फर्म से रिटायर करेगा, अगेन रिटायर करेगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाल सफ़ेद हो गए, हाथ में लाठी आ गई, है ना, कमर झुक गई, वो वाला रिटायरमेंट नहीं। रिटायरमेंट का मतलब हुआ कि वो अभी फर्म से अलग होगी, राइट। अपने पार्टनरशिप में कभी भी रिटायरमेंट का बात करते हैं तो रिटायरमेंट का मतलब हुआ कि वो अभी
पार्टनरशिप फर्म के साथ एज ए पार्टनर जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो जब भी रिटायर करेगा तो उसको क्या है कि एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि लोग उसको समझ के फर्म से बिजनेस करें, राइट। तो उसको एक पब्लिक नोटिस करना है, लोगों को बताना है कि भाई अभी मैं इस फर्म में नहीं हूँ। ऐसा देने से क्या होगा, ऐसा नोटिस देने से कि उसके जाने के बाद वो फर्म का जो भी एक्ट है उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर, कोनकरेंट टाइप्स है ना, जो कि सोता रहता है। तो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या हुआ, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब हुआ कि इनएक्टिव पार्टनर, राइट, जो कि मोह माया से मुक्त है, उसको कोई मतलब नहीं है फर्म में काम हो ठीक हो नहीं हो ठीक हो, अपने को कोई मतलब नहीं, वैसा वाला हिसाब है। तो जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो क्या फर्म का बिजनेस को मैनेज कर सकता है, डेफिनेटली वो कर सकता है ना। कभी उसकी आँख खुली, कभी उसका है ना वो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, कभी उसका आत्म जागरण हुआ कि भाई मेरे को भी अब बिजनेस को संभालना चाहिए, काम करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली काम कर सकता है, ठीक है, उसको प्रॉफिट में शेयर मिलता है। अगर स्लीपिंग पार्टनर रिटायर करता है तो उसको पब्लिक नोटिस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे भी सो रहा था, है ना। तो अगर मानो कि लोग अब तुम्हारे यहाँ पे आते हैं बिजनेस करने के लिए, तो स्लीपिंग पार्टनर तो ऐसे भी कोई कमरे में सो रहा था, ऐसे कोई उसको कोई देखा नहीं, तो वो अगर रिटायर करता है देन नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्टिव पार्टनर के केस में इट इज रिक्वायर्ड। द थर्ड वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं, नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पार्टनर जिसके साथ अपनी पार्टनरशिप कर रहे हैं खाली नेम लेंडिंग के हिसाब से, कि अपने क्या करते हैं सामने वाले का जो अपना पार्टनर है उसका अपने नाम ले लेते हैं और फिर अपने क्या करते हैं कि अपना फर्म का जो पार्टनरशिप का बेस है उसको बड़ा कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि आपका जो फर्म है उसका पार्टनरशिप का बेस बढ़ा हो, नंबर ऑफ़ पार्टनर्स बढ़े। नंबर ऑफ़ पार्टनर बढ़ने से क्या होता है, फर्म की प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। दूसरा क्या होता है, बहुत बार क्या होता है सिनर्जी इफेक्ट होता है। सिनर्जी इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि दोनों का म्यूचुअल गेन है ना। वो आदमी फर्म के साथ जुड़ेगा तो उसकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग हो रही है और फर्म उस आदमी को अपने टीम में ले रहा है, टीम ऑफ पार्टनर में ले रहा है, तो फर्म का प्रोफाइल भी स्ट्रांग हो रहा है, राइट। जैसे मानो कि तुम्हारा बिग फोर है ना, जैसे PwC, राइट। PwC में बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो अभी एकदम तुम लोग इस एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओगे। सो PwC में बहुत सारा पार्टनर है, ठीक है। तो PwC का क्या हुआ कि थोड़ा सा नाम खराब हो गया, क्योंकि एक स्कैम में उसका नाम हाईलाइट हो गया, ठीक है। पहले कुछ स्कैम हुआ था जिसमें उसका नाम हाईलाइट हो गया। अब जो अपने बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, कौन है, कुमार मंगलम बिरला, राइट। सो PwC मान लो कि उनको अप्रोच करता है कि भाई तुम यहाँ पे मेरे यहाँ पे आके है ना पार्टनर बन जाओ। तो वो क्या करेगा, अगर वो वहाँ पे पार्टनर बनता है तो PwC का रेपुटेशन इनहेंस होगा कि अभी जो कुमार मंगलम बिरला है वो PwC में पार्टनर है। और जो कुमार मंगलम बिरला है उसका पर्सनल जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होता है कि वो PwC का पार्टनर है, राइट। तो उससे ये सेंस मिलता है कि जो कुमार मंगलम बिरला है वो कंपनी को जो मैनेज कर रहा है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग होगा। रीजन बैंक की वो प्रोफेशनल है, वो बिग फोर के कोई है ना पार्टनर्स की टीम में पार्टनर है, दोनों का आपस में म्यूचुअल गेन रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे जो नॉमिनल पार्टनर है उसको जनरली शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलता, बट ही इज लायबल फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आता है कि अ नॉमिनल पार्टनर lends his name to the firm, lends his name to the firm। देन फिर होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट का मतलब वो पार्टनर जिसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, लॉस से कोई मतलब नहीं है, ठीक। फिर इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, इसमें कुछ डिस्कशन का नहीं है। इनकमिंग मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, आउटगोइंग मतलब कोई पार्टनर फर्म से जब बाहर जा रहे हैं। बाहर कैसे जा सकता है, क्या तो रिटायरमेंट होगा या फिर डेथ होगा, है ना, मतलब दुनिया से ही चला गया तो फिर फर्म क्या बड़ी बात है। सब पार्टनर, सब पार्टनर का मतलब क्या हुआ, सब पार्टनर का मतलब ये हुआ कि भाई एक पार्टनर है ना उसको ज़्यादा रईसी है तो उसने क्या किया, अपने नीचे एक सब पार्टनर को अपॉइंट कर लिया। तो एक तरीके से जो पार्टनरशिप है वो चार लोगों के बीच में, जो चौथा बंदा है उसने अपने नीचे एक और पार्टनर को अपॉइंट कर लिया। ऐसा वो कब कर सकते हैं,
विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। तो वो जो सब पार्टनर है वो सिर्फ चौथा वाला का सब पार्टनर है, बाकी सबका सब पार्टनर नहीं है। तो वो फर्म का एक्ट के लिए लायबल नहीं है, उसको फर्म का मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, फर्म को उससे मतलब नहीं है, वो फर्म का अकाउंट्स वगैरह नहीं देख सकता, कुछ नहीं कर सकता। बस जिस दिन दुकान में ताला लगेगा उस दिन वो अपना शेयर मांग सकते हैं, राइट। सो ओनली ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन सब पार्टनर का को एक राइट मिलता है फर्म के अगेंस्ट में कि वो अपना हिस्सा मांग सके, बाकी सब पार्टनर का कोई भी राइट नहीं है। माइनर पार्टनर मतलब छोटा बच्चा, राइट। छोटा बच्चा बोले तो 18 से कम, तो हो सकता है तुम लोग में से भी कुछ माइनर हो। तो माइनर जो है वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, बट ही कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप फर्म में अगर उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है तो वो उसको दे सकते हैं। अच्छा, माइनर जो है वो पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो काम काज तो संभाल ही सकता है। देखो यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि माइनर के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स नहीं है, राइट। माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट नहीं है, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन वो धंधा वंदा सब देख सकता है भाई। आज माइनर मतलब क्या हुआ, 18 से कम, तो 16-17 साल का भी तो बच्चा माइनर हुआ। तो 16-17 साल का बच्चा कमज़ोर होता है क्या, है ना, तो तुमसे ज़्यादा होशियार है। आई मीन 12, 13, 14, 15, 16 उस एज ग्रुप में भी बच्चे लोग, राइट, उतने कैपेबल होते हैं कि वो कुछ कर सकें, राइट। तो वो लोग बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट्स वगैरह देख सकते हैं, सब कर सकते हैं, बस पार्टनर नहीं बन सकते। जैसे ही वो 18 होते हैं, वो 18 का सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद उनके पास 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीना के अंदर अगर उनको पार्टनर नहीं बनना तो उनको बोलना होता है वाया पब्लिक नोटिस कि हम पार्टनर नहीं बनेगा, अदरवाइज वो डीम टू बी पार्टनर हो जाते हैं। एंड देन द लास्ट वन, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट याद है ना कि तुम लोग है ना, 3 पार्टनर थे, वो बैंक से लोन लेने गए, तो वहाँ पे वो साथ में मोटा भाई को लेके गए थे। सो बैंक वाले को बोले कि भाई मोटा भाई तो अपने यहाँ पे पार्टनर है, तो हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं। बैंक वाला खुश है, मोटा भाई पार्टनर है। तो बैंक वाला बोला बताइए कितना का लोन चाहिए, 10 करोड़ का लोन दे दिया, राइट। मोटा भाई चुप। अब मोटा भाई चुप है, इसका मतलब क्या है कि वो डिक्लेयर कर दिया कि वो पार्टनर है। तो फॉर डैट ट्रांजेक्शन, वो जो लोन का ट्रांजेक्शन था, उसके लिए वो फर्म का वो पार्टनर बाई होल्डिंग आउट होगी। विच मीन्स कि अगर वो लोग 10 करोड़ रुपया बैंक को रिपे नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, सो मोटा भाई को अपना थोड़ा चर्बी कम करना पड़ेगा, उसको बैंक को पैसा देना पड़ेगा, राइट। सो जो पार्टनर बाई होल्डिंग आउट है, ये स्पेसिफिक केसेस में होता है जहाँ पे कोई आदमी ऐसा रिप्रेजेंट करता है, चुप रहता है कि, और उससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं कि वो फर्म का पार्टनर है, तो उस एक्ट के लिए वो लायबल हो जाता है। इसके बाद फिर अपने आते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। सो इसमें कोई ज़्यादा खास डिस्कशन नहीं है। जो तुम्हारा पार्टनरशिप है वो एक तो ड्यूरेशन के बेसिस पे होता है, एक काम के बेसिस पे होता है। ड्यूरेशन के बेसिस पे दो होता है, एक होता है फॉर फिक्स पीरियड, एक होता है पार्टनरशिप एट वेल। पार्टनरशिप एट वेल का मतलब क्या हुआ, वो पार्टनरशिप जिसका कोई पीरियड डिफाइंड नहीं है। फिक्स पीरियड मतलब स्पेसिफिक टाइम है कि इतना टाइम के लिए वो पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप एट वेल के केस में क्या है कि अपने कभी भी पार्टनरशिप को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, बाई गिविंग अ नोटिस। अभी पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड वेंचर का मतलब क्या हुआ कि कोई एक काम के लिए पार्टनरशिप है कि ये वाला प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर अपना पार्टनरशिप गया। और जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि वो पार्टनरशिप जो अगेन कोई स्पेसिफिक काम के लिए नहीं है, मतलब काम के लिए भी नहीं है, टाइम के लिए भी नहीं है, वो चलता रहेगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। इसके बाद देखो हमने ये डिस्कशन किया था पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, ये सारा डिस्कशन हमने किया था। तो ये जो डिफरेंसेस है, राइट, इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो बताओ। पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। इस वाले सेक्शन में कहीं कोई डाउट है तो बताओ।
ओके, बढ़िया सुतोष अनुराधा। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, है ना। अपने पार्टनरशिप बिजनेस को बिना रजिस्टर कराए भी कर सकते, कराने और नहीं कराने का फ़ायदा और नुकसान है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने का नुकसान क्या है सबसे बड़ा, कि अपने किसी तीसरे पार्टी के ऊपर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। कि कोई अगर अपना मानो पैसा मार लिया या और कोई बात हो गया, तो कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के लिए अपने उसको सू नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने का। अच्छा, रजिस्ट्रेशन अगर अपने करवाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। एडजस्ट रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब क्या हुआ, कि अपने जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने प्रॉपर अथॉरिटी के नॉलेज में दे दिए कि अपने ये बिजनेस कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए करना क्या होता है, अपने को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास एप्लीकेशन देना होता है, राइट। जिसमें फर्म का नाम, फर्म क्या बिजनेस कर रहा है, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का परमानेंट एड्रेस, पार्टनर ने कब से ज्वाइन किया, कितने ड्यूरेशन के लिए किया, ये सारी बातें अपने को लिख के देनी होती है, साइन बाय ऑल दी पार्टनर या फिर उसके ऑथराइज एजेंट। और फिर ये सारा चीज़ जब अपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को देते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म उन सब चीज़ों को देखता है, और अगर उसको ठीक लगता है, उसको जनरली ठीक ही लगता है, राइट, इफ फाइंड्स एवरीथिंग ओके, तो वो क्या करता है, वो एक रजिस्टर में, पहले तो क्या होता था, हर चीज़ का रजिस्टर होता था। अभी क्या होती है कि चीज़ें जो है वो सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन होती है। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है उसके अंदर क्या करता है, वो एंट्री कर लेता है। क्या एंट्री करता है, नेम ऑफ द फर्म और उसके कौन कौन से पार्टनर्स हैं, इस फैक्ट को वो एंटर कर लेता है, राइट। ये रीड कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। इट जस्ट कि अगर अपने को कभी फर्म का नाम चेंज करवाना हुआ या फिर अपने को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को चेंज करवाना हुआ, इन दो केस में क्या है, अपने को एक फ्रेश एप्लीकेशन देना होता है। और अगर कोई चेंजेज है तो अपने नॉर्मली रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर सकते हैं। यस नवनीत, वी कैन नॉट फाइल अ सूट इफ वी आर अनरजिस्टर्ड। फिर क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। नॉन रजिस्ट्रेशन का नुकसान क्या है, तो ब्रॉडली तीन नुकसान है। एक तो जो पार्टनर है फर्म का, वो बाकी पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, ही कैन नॉट सू द फर्म एंड बाकी पार्टनर अगर उसके साथ कोई जाति होती है तो। जाति का मतलब वो नहीं, जाति का मतलब क्या है कि मानो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, उसको उसका जो हिस्सा बनता है वो नहीं दिया, वैसा कुछ टाइप का। दूसरा क्या है कि पार्टनर जो फर्म है वो थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता। तीसरा क्या है कि अगर मानो अपने को किसी को 20 लाख देना है और उससे 40 लाख लेना है, तो अपने क्या है कि जो लेना है 40 लाख उसके लिए केस फाइल नहीं कर सकते, बट सामने वाला को जो अपने को 20 लाख देना है उसके लिए वो केस फाइल कर सकते हैं, है ना। तो म्यूचुअल सेट ऑफ अलाउ नहीं होता। तो ये सारा प्रॉब्लम है अगर अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, राइट, जो अपने को ध्यान में रखता है। मतलब क्या क्या चीज़ पॉसिबल है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं उसके बाद भी। अच्छा, ये जो अपने बात कर रहे थे कि अपने केस फाइल नहीं कर सकते या सेट ऑफ का केस फाइल नहीं कर सकते, अपने सामने वाला केस फाइल कर दिया उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करवा के अपने सेट ऑफ का केस फाइल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन अपने कभी भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का कोई टाइमलाइन है, अपने कभी भी जब मन किया तब अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब देखो, एक्सेप्शन टू कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या है भाई। सबसे पहला है कि अगर कोई पार्टनर चाहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व हो, तो वो कोर्ट में सू कर सकता है, राइट। वो कोर्ट में बोल सकता है कि भाई हम चाहते हैं कि इस फॉर्म डिजॉल्व हो, राइट। तो उस केस में वो क्या होगा, वो अकाउंट्स के लिए क्लेम कर सकता है और वो अपना शेयर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकता है, राइट। दो फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, बट कोई पार्टनर केस में कोर्ट में सू कर सकता है फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म।
देन वी हैव नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, मतलब लीगल राइट के लिए अपने कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, राइट। लीगल राइट का मतलब क्या हुआ कि अपना ब्रांड नेम कोई यूज कर रहा है या अपना कोई कॉपीराइटेड सामान है वो कोई यूज कर रहा है तो अपनी केस फाइल कर सकते हैं। देन सूट ऑफ अ वैल्यू अप टू 100, 100 रुपया से कम का कोई केस है तो आप केस फाइल कर सकते हो, सेटअप का केस भी फाइल कर सकते हो। तो 100 से कम वाला चीज़ क्या है कि 1932 का एक्ट है, उस समय 100 रुपया का वैल्यू होता था, आज के दिन तो कुछ भी नहीं होता, राइट। तो 100 रुपया का मतलब ये जो छोटा मोटा केस है ये कहाँ जाता है, ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट में जाता है। रिकवरी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, राइट, सो उस केस में क्या है कि वो अपना व्हेन अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म एज इंसॉल्वेंट द कोर्ट शैल हैव अ राइट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया इन पर्सनल कैपेसिटी, तो जो ऑफिशियल रिसीवर होता है, राइट, अभी इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि वो उसका दिवालिया पिट गया, उसके पास पैसा वैसा नहीं है, तो उसका दिवालिया पिट गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दिन वो सुबह उठा तो उठ के उसको मान किया कि हम बोल देता कि हम इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो किसी को इंसॉल्वेंट भी होना है तो उसको कोर्ट में अप्लाई करना होता है, तो कोर्ट उसको डिक्लेयर करता है कि भाई ये आज से इंसॉल्वेंट है। तो फिर क्या करता है, कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट करता है, वो सारा हिसाब किताब मेंटेन करता है कि इतना लायबिलिटी है इतना एसेट है, फिर एसेट को सेल करके वो लायबिलिटी को पे ऑफ करता है। तो अगर मानो कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उस केस में क्या है कि जो ऑफिशियल रिसीवर है वो पार्टनर का राइट क्लेम कर सकता है फर्म से। राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी, कि दो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन ये किसी भी थर्ड पार्टी को रोकता नहीं है केस फाइल करने के लिए। एंड नो डिसेबिलिटी फर्म इज रजिस्टर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने कुछ होने के बाद कोई अपने ऊपर केस फाइल वगैरह कर देते हैं उसके बाद भी अपने फर्म को रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारा क्या था, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। फाइन, अब अपने स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन। अब देखो, जो डिसोल्यूशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। डिसोल्यूशन का जब भी अपने बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह का डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन, ठीक है, दो तरह का होता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एक हो गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो, इस चीज़ को ऐसा समझो जिससे तुम लोग को हमेशा याद रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हो गया कि भाई अभी ब्रेकअप हो गया, ठीक है। सो ब्रेकअप हो गया का मतलब क्या है कि अब ये गलिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, याद है मोहम्मद रफ़ी का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि भाई चेंज ऑफ स्टेटस। सो चेंज ऑफ स्टेटस बोले या चेंज ऑफ म्यूचुअल रिलेशन। तो म्यूचुअल रिलेशन चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि भाई, है ना, पहले तो भाई जो रिलेशन था वो बॉयफ्रेंड का था और अभी उसमें से एफ हट गया
तो रिलेशन क्या हो गया, ब्रदर वाला, है ना। पहले बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन था और अभी अपना ब्रदर वाला रिलेशन हो गया। तो एक होता है चेंज ऑफ म्यूचुअल रिलेशन और एक हो गया भैया ब्रेकअप, है ना, तलाक ही हो गया, अभी कोई मतलब ही नहीं है अपने को। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या होता है कि पार्टनरशिप का दुकान बंद, अकाउंट्स वगैरह सेटल्ड, सब कुछ खत्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में ज़रूरी नहीं है कि दुकान बंद होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि उनका आपस का जो म्यूचुअल हिसाब किताब था उसमें चेंज हो रहा है। दुकान बंद हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दुकान बंद होगा। तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अपने जो भी डिस्कशन आगे करने वाले हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे नहीं करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब चेंज ऑफ कंस्टिट्यूशन, राइट, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे लिख सकते हो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। सो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म तो क्या कोर्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट का कोई से नहीं है। फाइन। अब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, तो इसमें याद अपने को क्या रखना है, याद अपने को यही रखना है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, पूरा ब्रेकअप हो गया, कोई उम्मीद नहीं है, और यहाँ पे भाई चेंज ऑफ म्यूचुअल रिलेशन है। तो दिस इज वन डिफरेंस जो कि भले एग्जाम में आए या नहीं आए बट कॉन्सेप्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो तो ये डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, दुकान बंद हो रहा है कि नहीं, इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप, मतलब अब जो है अपना बिजनेस वगैरह नहीं हो रहा है। इट डजेंट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यहाँ पे दुकान बंद नहीं हो रहा है, फर्म का कंस्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। वाइंडिंग अप, it involves winding up of the firm and requires realization of asset and settlement of liability. It involves only reconstitution and requires only revaluation of asset and liability. दो अलग अलग बात है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है बोरिया बिस्तर उठा के चल देना, राइट, मतलब सारा एसेट लाइबिलिटी को बेच बाच के फाइनली सेटलमेंट कर दो, उसको अपने बोले वाइंडिंग अप। रीवैल्यू, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि अपने एसेट लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। तो तुम लोग को याद होगा अकाउंट्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाता था, राइट, क्लास 12 में था। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अ फर्म में बी डिजॉल्व बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाई कोर्ट। तुम लोग में से कोई भी है ना बता सकती हो कि वाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप is not ordered by court? Why dissolution of partnership is not ordered by court? इसका क्या रीजन है? जो पॉइंट नंबर 3 ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इसमें कोर्ट क्यों नहीं ऑर्डर कर सकता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का? सोचो। कुछ भी यार, जो भी मन में आ रहा है ना, एक बार ट्राई लो। एक्सीलेंट यार। सो प्रियंका एंड सुतोसो एब्सोल्युटली परफेक्ट कि भाई ये तो हमारे आपस की बात है, राइट। तो ये पार्टनर के आपस की बात है,
इसमें कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, राइट, इसलिए कोर्ट का वहाँ पे कोई से नहीं है। स्कोप, इट नेसेसरी इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब ख़त्म। इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, यस नो, इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, इट डजंट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। कभी भी डिफरेंस आए, राइट, मतलब डिफरेंसेस आते हैं ना, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसमें हमेशा हमेशा उसमें याद रखना कि अपने को पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, जैसे ये जो है ना बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, ये अपने को पता रखना। तो अपने को करना क्या है, कभी भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो अपने को उसको टेबल वाला प्रेजेंटेशन करना है, राइट। दो तरह का तरीका होता है डिफरेंस को लिखने का, एक होता है टेबल वाला और एक होता है पैराग्राफ वाला। तो अगर तुमको आंसर आता है तो टेबल वाला आंसर लिख के आना, उसमें पॉइंट्स को बगल में लिखना और राइट साइड में उस पॉइंट से जो रिलेवेंट बात है उसको बोल्ड कर देना। जैसे अपने बोलते हैं फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, ठीक है, तो उसमें अपने बोल्ड में लिख सकते हैं यस नो और फिर आगे एक लाइन लिख दिया। अब अपने फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स को यहाँ पे लिखा बोल्ड में, अब वापस से तुम लोग बोलोगे बोल्ड कैसे करें वो कैसे करें, तो अपने ऑल कैप्स में लिख सकते हैं, राइट। ऑल कैप्स में मतलब कि जो अपना बेसिस ऑफ डिफरेंस है उसको पूरा पूरा कैपिटल में लिख दिया तो क्या वो हाईलाइट हो जाएगा। और अपने जैसे ही ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हाईलाइट कर दिया और अंदर में जो उससे रेलिवेंट मटेरियल उसको हाईलाइट कर दिया, तो वो जो एग्जामिनर है ना वो फिर आगे डिटेल में नहीं जाएगा क्योंकि उसको भरोसा हो जाएगा कि तुम होनहार बच्चा है, तुम जो लिखा है वो सही लिखा है। अच्छा, अगर मान लो कि अपने नालायक बच्चे, राइट, कि अपने को आंसर नहीं आता और अपने को नंबर भी चाहिए, तो क्या करना है, तो क्या करना, पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आ जाना। तो पैराग्राफ फॉर्म में क्या है कि उधर इतना राम कहानी लिखोगे, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ ऐसा करके, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा एवरेज नंबर मिलने का चांस होता है। पैराग्राफ फॉर्म का भी एक मॉडिफाइड वर्जन है कि क्या है कि अपनी मल्टीपल पैराग्राफ में आंसर को लिख सकते हैं कि एक दो तीन चार अलग अलग पैरा बना दिया जिसमें अपने अलग अलग डिफरेंस लिख रहे हैं। इट इज़ एडवाइजेबल कि अपने हमेशा टेबल बना के लिखें जिससे कि अपने को मैक्सिमम मार्क्स आएगा। ओके, सो दिस इज नॉट लिंक्ड विद रजिस्ट्रेशन, जो अपने ऑर्डर ऑफ कोड का बात कर रहे थे, दिस इज मोर लिंक्ड विद म्यूचुअल एजेंसी। अब इसके बाद अपने आते हैं कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, है ना, कि डिसोल्यूशन होता कैसे है, अपनी बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। तो देखो भाई इसमें है क्या, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे हो सकता है, फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो इसमें वैसे तो दो पॉइंट है, एक है बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट, है ना, एक है विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। लेकिन जो विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट है उसके अंदर चार पॉइंट्स है, ठीक है। सो ब्रॉडली अपने बोल सकते हैं देयर 5 पॉइंट्स जिससे कि फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। क्या क्या है वो, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तुम लोग थोड़ा सा कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस करने का सोचो, सो हम सीरियसली स्पीकिंग कि इन सब पॉइंट्स के ऊपर है ना ध्यान देना, इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल। सो डिसोल्यूशन फर्म का सबसे पहला पॉइंट है कि बाई कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, बाई कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, ठीक है। इसके बाद फिर आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, राइट। फिर है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, कि कुछ ऐसा हो गया कि अभी डिसॉल्व करना पड़ रहा है, डिसोल्यूशन ऑन
happening of some event. Fourth one is notice by a partner, and fifth one is by order of court. बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट. सो इन सब तरीके से राइट कोर्ट ऑर्डर क्यों देगा, है ना. मतलब तुम सोचो कि अभी अपना जो सुप्रीम कोर्ट का जज है राइट, उनको क्या सपना आएगा कि ये वाला पार्टनरशिप फर्म को आज बंद करना है तो इसको नोटिस भेजो भाई कल से काम नहीं बात, ऐसा नहीं होगा राइट. सो कोई पार्टनर है, दुखी पार्टनर होगा या फिर बाकी लोग को दुखी करना चाहता होगा, वो क्या है कि कोर्ट के पास जाएगा. तो उसमें अलग अलग केसेस हैं कि कब पार्टनर कोर्ट के पास जा सकता है, और कोर्ट जो है वो उस पर चिंतन करेगा, कोर्ट विचार करेगा, कोर्ट को लगेगा कि ये सही है तो फिर वो ऑर्डर देगा कि भाई फर्म को डिजॉल्व किया जाए, नहीं तो कोर्ट नहीं देगा राइट. सो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है. अभी अपने आते हैं पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 पे, फिर अपने बाद में जाएंगे. सबसे पहला है बाई कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर राइट. वो बोलते हैं ना जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा खाजी. तो सारे के सारे पार्टनर्स ही रेडी है कि भाई अपने को अब बिजनेस नहीं करना तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी तो है राइट. इट इज वॉलंटरी एंड कंट्रेक्चुअल. तो पहला क्या है वॉलंटरी राइट, सब अच्छा से काम कर रहे हैं. सो यहाँ पे बाई कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर में क्या है कि सारे पार्टनर आपस में, जितने की पार्टनर्स है वो सारे आपस में अग्री किए कि भाई अपने को आगे से काम नहीं करना. तो इसमें अपने क्या करते हैं, इसको अपने बोलते हैं यूनैनिमस रेजोल्यूशन ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. यहाँ पे जो टर्म अपने लिखेंगे वो है यूनैनिमस रेजोल्यूशन ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. सारे पार्टनर्स आपस में अग्रीड है कि आप अपने को काम नहीं करना. कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इसके अंदर 3 पॉइंट है ठीक है. पहला वाला पॉइंट कि सारे के सारे पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए, है ना, सबका दिवालिया पिट गया. तो अगर सारे के सारे पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म का भी कोई वजूद नहीं बचता. पॉइंट नंबर 2 कि अगर 4 पार्टनर है तो 3 इंसॉल्वेंट हो गए, 3 है तो 2 हो गए, 5 है तो 4 हो गए राइट. मतलब ऑल बट 1 पार्टनर. एक आदमी तो पार्टनरशिप बिजनेस कर नहीं सकता राइट. अच्छा, इंसॉल्वेंट होने से क्या फर्क पड़ता है कि जो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया अभी ही इज़ नॉट कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट राइट. अभी वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो इस बिजनेस को अभी वो कंटिन्यू नहीं कर सकता. तो होगा क्या, अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो पार्टनरशिप बंद, एक को छोड़ के सारा इंसॉल्वेंट हो गया तो पार्टनरशिप बंद. अब तीसरा वाला केस क्या है कि तीसरा वाला केस में क्या था कि हम लोग एसी, है ना, एयर कंडीशनर्स को असेंबल करते थे इंडिया में, और अपने जितने भी पार्ट्स है वो कहाँ से मंगवाते थे, वो अपने चाइना से मंगवाते थे ठीक है. अपने एयर कंडीशनर्स को इंडिया में असेंबल करते थे और सारा का सारा जो पार्ट्स है वो अपने कहाँ से मंगवाते थे, वो अपने मंगवाते थे चाइना से. अब क्या हुआ, चाइना के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो गई ठीक. हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि चाइना के साथ अपना लड़ाई शुरू हो गया. अगर किसी भी कंट्री के साथ, है ना, अगर किसी भी 2 कंट्री के बीच में लड़ाई चल रहा है तो उनके बीच में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है राइट, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा का सारा ठीक है, वो सारा का सारा उसी दिन वैसा हो जाता है राइट, अनलॉफुल हो जाता है. तुम किसी भी एनिमी नेशन के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता. तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा जो काम है वो अनलॉफुल हो गया, तो तुमको फिर क्या करना होगा कि अपना बिजनेस को डिजॉल्व करना होगा राइट. सो इन 3 केसेस में, है ना, इन 3 केसेस में अपना जो पार्टनरशिप है वो डिजॉल्व हो जाता है. क्या, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, इंसॉल्वेंसी ऑफ
ऑल बट वन पार्टनर एंड अनलॉफुल, जो बिजनेस है वो अनलॉफुल बन गया। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। दूसरा है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल बट वन पार्टनर एंड थर्ड वन अनलॉफुल बिजनेस। अनलॉफुल बिजनेस। फिर अपना आते हैं डिजुलेशन ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, राइट। मतलब कुछ ऐसा हो गया, राइट, कुछ ऐसा हो गया कि अपने को अभी पार्टनरशिप का बिजनेस बंद करना पड़ा। तो क्या हो सकता है, अपने को कुछ ऐसा हो गया कि अपने को पार्टनरशिप का बिजनेस बंद करना पड़ा, तो ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसा 4 चीज़ हो सकता है। पहला कि कोई पार्टनर मर गया, राइट, अगर कोई पार्टनर शहीद हो गया। दूसरा, अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया, राइट, एक पार्टनर का बात करें, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, एक पार्टनर मर गया, या पार्टनरशिप एक फिक्स पीरियड के लिए था और वो जो फिक्स पीरियड है वो ख़त्म हो गया। पार्टनरशिप किसी एक वेंचर के लिए था और वो वेंचर कंप्लीट हो गया। तो इन चारों केसेस में जो अपना फर्म है वो डिजॉल्व हो जाता है। अब मेरे को एक चीज़ का तुम लोग सो अनलॉफुल बिजनेस के केस में, है ना, एक्ट से इम्पावर्ड है, राइट। सो प्रियंका का क्वेश्चन है कि अनलॉफुल बिजनेस विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट कैसे डिजॉल्व हो सकता है। सो अनलॉफुल बिजनेस के केस में, है ना, एक्ट से अपने को ये पावर मिला हुआ है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अपने वैसा कोई भी काम कर ही नहीं सकते जो कि लॉफुल नहीं है, राइट, वो अपने नहीं कर सकते। अब देखो, तुम लोग मेरे को एक चीज़ का जवाब दो कि आज के दिन, है ना, जैसे अपने बात करते हैं डेलॉयट्स का। सो डेलॉयट में बहुत सारे पार्टनर हैं। अच्छा, जो पार्टनर्स है, ठीक है, वो कुछ कुछ सीनियर पार्टनर भी हैं और कुछ वहाँ पे वेरी सीनियर टाइप भी है, राइट। मैं एज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, राइट। एंड कुछ जो है, कुछ पार्टनर्स जो हैं वो 30 में भी है। अभी मानो कि कोई एक पार्टनर मर गया, मर तो सकता ही है, राइट, मतलब इंसान है तो मरना है। तो अगर मानो कि डेलॉयट का कोई भी एक पार्टनर मर जाता है, और विच इज़ वेरी कॉमन थिंग, कुछ भी हो सकता है, और आज के टाइम पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, मरना। अपने डेली न्यूज़ में देखते हैं आज इतना आदमी मर गया। तो क्या डेलॉयट बंद हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अपने डिस्कस कर रहे हैं कि फर्म डिजॉल्व कैसे होता है, अगर कोई पार्टनर मर गया तो फर्म डिजॉल्व हो जाएगा। तो नाउ टेल मी कि डेलॉयट का अगर एक पार्टनर मर जाता है ना, अपनी दुआ करते हैं ऐसा कुछ हो नहीं, लेकिन मानो अगर एक ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या वो फर्म बंद हो जाएगा? और फिर उसके पास जितने सारे असाइनमेंट हैं, ऑडिट्स, फलाना डिकना, है ना, उन सब का क्या होगा? बताओ। बात कर रहे हैं कि डेलॉयट्स में इतना सारा पार्टनर है, खुदा ना खास्ता अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, सो अपने इस पॉइंट के बेसिस पे बात करें तो फर्म तो डिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? बताओ भाई। नहीं तो क्यों? मतलब विद रीजंस।
हो भी सकता है, नो 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 नो, आई थिंक सो नहीं। भाई रीजंस बताओ, रीजंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि कंपनी है, नहीं भाई फर्म है, कंपनी नहीं है, फर्म है ना, सी लोगों का फर्म होता है। सो प्रियंका सिंह की अदर पार्टनर कैन कंटिन्यू विद दैट बिजनेस, कैसे? बट ये तो बोल रहा है ना। सो ये तो एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनर मर जाएगा तो फर्म डिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके चलो, तो हमेशा याद रखना कि पार्टनरशिप डीड जो है वो सर्वोपरि है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी प्रोविजन है ना, उसके ऊपर है। तो अगर डीड में नॉर्मली जितना भी पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसके पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन होता है कि अगर कोई पार्टनर भगवान को प्यारा हो गया तो अपना जो पार्टनरशिप फर्म है वो भगवान को प्यारा नहीं होगा, ऐसा अपने डीड में लिख देते हैं। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि उसके साथ अपने भी फिर चलते रहेंगे। सो इसीलिए पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि अपने डीड में नहीं लिखेंगे और फिर अगर ऐसा कुछ हो गया तो भाई फिर यही होना है कि कोई पार्टनर मारा और तुम्हारा दुकान बंद, राइट। सो पार्टनरशिप डीड शुड बी वेरी स्पेसिफिक। राइट औशिका, दे कुड हैव मेड एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी, परफेक्ट, राइट। अपने वैसा कर सकते हैं और वैसा अपने को करना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी जो बात करें डिजोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं? इसके अंदर पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 कि भाई एक पार्टनर भगवान को प्यारा हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। थर्ड वन पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, एंड फोर्थ वन पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर, राइट। सो वेंचर का ख़त्म होने पे या फिर पीरियड ओवर होने पे। अब फिर है नोटिस बाय अ पार्टनर। ये तो यार बवाल पॉइंट है। इसका मतलब तो ऐसा है कि अगर 5 पार्टनर है और एक पार्टनर उसमें एकदम हरामी टाइप का आदमी है तो उसको मन किया तो वो उसी दिन दुकान बंद करवा दे, है ना। वो क्या है कि उसको रात को मन हुआ कि यार चलो बाकी लोग का बत्ती लगाते हैं, अपने इस फॉर्म को बंद करा देते हैं। वो क्या करेगा, बाकी लोग को नोटिस देगा, कल से दुकान बंद। तो एक आदमी का नोटिस देने से ही फॉर्म क्लोज हो गया, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। जनरली ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड में, है ना, ज़रूरी हो जाता है वापस से ये मेंशन करना कि फर्म कैसे कैसे डिजॉल्व हो सकता है, राइट। ये डीड में बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो कोई भी एक सन की पार्टनर कोई दिन सुबह उसका नींद खोला और बोला कि भाई आज से दुकान बंद, तो नोटिस पाई है पार्टनर। अब किस दिन से फॉर्म डिजॉल्व हो जाएगा? नोटिस में जो तारीख लिखा रहेगा, और अगर नोटिस में कोई तारीख नहीं लिखा तो जिस दिन वो नोटिस सर्व करेगा उस दिन से फॉर्म डिजॉल्व हो जाएगा, राइट। दीज आर द 2 पॉइंट्स
तो ये बहुत ही वाहियात टाइप का पॉइंट है, नोटिस बाय अ पार्टनर। तो ज़रूरी हो जाता है कि अपने पार्टनरशिप डीड में इस बात को मेंशन करें। तो देखो अभी अपने बात कर रहे थे, है ना, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, so by mutual agreement, compulsory dissolution on happening of certain events, and by notice, right? Dissolution without intervention of the court, इसमें 4 पॉइंट। सबसे पहला, डिजोल्यूशन बाय कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टी, सब मिल के बोल रहे हैं कि अब अपने को साथ में नहीं करना, है ना। अभी अपना टाइम पूरा हो गया, अभी अपने को ऋषिकेश में जाके राम राम करना है। तो ये क्या है, अ फर्म मे बी डिजॉल्व विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। फिर क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इट मीन्स that agreement between the partner cannot provide otherwise, that is the agreement cannot provide that firm shall continue to exist in such case। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्ट स्पेसिफिकली बोल दिया कि इस केसेस में, इन 3 केसेस में तुम्हारा पार्टनरशिप डीड जो है वो काम नहीं आएगा। ठीक है, मतलब हम जो बोल दिए वो फाइनल है, पावर तो वही एक्ट के पास। तो वो क्या था, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर जो अपना काम है वो अनलॉफुल हो गया। ठीक है, अब देखो अनलॉफुल काम के केस में अगर ऐसा है कि अगर मानो कि अपना 4-5 अलग अलग तरीके का काम है, अपने बात कर रहे थे कि अपने एसी जो है उसका पार्ट चाइना से मंगवा के असेंबल कर रहे थे, चाइना के साथ लड़ाई हो गया तो भी अनलॉफुल हो गया। तो अपना 2 काम था, राइट। एक काम था एसी को, और दूसरा काम था कि अपने कंप्यूटर पार्ट्स को मंगवा के असेंबल करते थे। और कंप्यूटर पार्ट्स अपने कहाँ से मंगवाते थे, वो अपने मंगवाते थे यूरोप से। ठीक है, तो अपना यूरोप वाला जो बिजनेस है वो तो सही चल रहा है, चाइना वाला जो बिजनेस है उसमें केस हुआ, तो उस केस में वो डिजॉल्व नहीं होगा, राइट। अगर अपना अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस है तो कोई एक लाइन ऑफ बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो अपना पूरा फर्म डिजॉल्व नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन बाय द फर्म, the illegality of one or more shall not itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventure and undertakings। थर्ड वन, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। तो इसके अंदर क्या आता है, इन सारे केसेस में फॉर्म डिजॉल्व हो जाते हैं जब कोई एक, है ना, ए को सर्कल कर लेना, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, वेयर अ पार्टनर डाइज, ठीक है, वेयर द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स पीरियड एंड सच पीरियड एक्सपायर्स, where the partnership is formed for a particular venture or undertaking and such venture or undertaking is completed। एक्सेप्शन क्या है कि भाई तुम अग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, तुम डीड के अंदर कुछ और मेंशन कर सकते हो। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टनरशिप एट विल है, एट विल याद है ना, नॉर्मल बिजनेस रेट, कोई उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि इतना टाइम के बाद हो जाएगा या ये काम ख़त्म होने के बाद बिजनेस क्लोज हो जाएगा। इट कैन बी डिजॉल्व एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। कंडीशन क्या है, नोटिस कैन बी गिवन ओनली बाय अ पार्टनर, है ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि राह चलता कोई भी नोटिस दे दिया और तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। द नोटिस मस्ट बी सर्व टू ऑल दी पार्टनर। डेट क्या होगा, डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस कि इस दिन से बिजनेस क्लोज हो रहा है, या फिर डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस इफ नो डेट इज मेंशन्ड इन द नोटिस। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो वो वाला डेट जिस दिन अपने नोटिस को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सो एक बार क्विकली इसको रीड कर लो कि डिसोल्यूशन बिना कोर्ट के ऑर्डर के कैसे कैसे हो सकते हैं। सारे लोगों का कंसेंट से कंपल्सरी डिसोल्यूशन अगर कुछ हो जाता है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज या फिर नोटिस बाय अ पार्टनर।
है ना। एक बार सीरियसली इसको रीड कर लो, कोई डाउट है तो बताओ, फिर अपने कोर्ट कब कब बिजनेस को डिसॉल्व करवा सकते हैं वो अपने देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 ये था कि जैसे अपने मानो की बात की है कि अपने 2 साल तक साथ में पार्टनरशिप करेगा, तो 2 साल के बाद पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 साल हो गया। आपने बात किया कि अपने को, है ना, सेक्टर 5 में एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनवाना है, वो बन जाएगा तो अपना पार्टनरशिप ख़त्म। तो बिजनेस कॉम्प्लेक्स रेडी, अभी अपना पार्टनरशिप ख़त्म, राइट। अभी 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक पार्टनर मर गया तो फर्म डिजॉल्व हो जाएगा, या फिर 3 में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर फर्म डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 में। चलो अब अपनी बात करते हैं कि, है ना, कोर्ट जो है वो क्या होगा। कोर्ट कब कब पार्टनरशिप फर्म को डिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, राइट, कोर्ट की, गुड पॉइंट नवनीत, ठीक है। तो नवनीत का पॉइंट है कि अगर मानो कि पार्टनरशिप बिजनेस में हमेशा लॉस ही लॉस हो रहा है तो क्या फर्म को बंद कर देना चाहिए। अभी अपने उस पर आते हैं। सो देर आर 7 केसेस जब अगर कोई पार्टनर, है ना, कोर्ट में जाके बोलता है कि माई बाप इस धंधा को बंद करवाइए, ठीक है, मतलब कोई पार्टनर रिक्वेस्ट पुट करता है कोर्ट के सामने कि भाई मेरे को ये चाहिए कि ये अभी फर्म डिजॉल्व हो जाए, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है डिजोल्यूशन का, राइट। वो क्या क्या केसेस है, तो फर्स्ट वन इज insanity और अनसाउंड माइंड। इनसैनिटी और अनसाउंड माइंड, ठीक है। इनसैनिटी या अनसाउंड माइंड का मतलब क्या हो गया कि वो जो पार्टनर है, राइट, वो पागल हो गया, राइट। अभी वो अगर पागल हो गया, कोई ऐसा पार्टनर है जो कि अपने सेंसेस में नहीं है, तो उस केस में कोर्ट के पास जाके एप्लीकेशन दिया जा सकता है। अच्छा, जो सेंसेस में नहीं है, राइट, जो अनसाउंड माइंड का है, वो खुद तो एप्लीकेशन नहीं दे सकता, तो वो एप्लीकेशन उसका कोई दोस्त दे सकता है, राइट। सो जो टर्म यूज्ड है वो क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड। तो नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई भी दोस्त जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है फॉर डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिसाइड करेगा कि डिजोल्यूशन का ऑर्डर देना है या नहीं देना है। तो वेयर अ पार्टनर, है ना, नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर पागल हो जाए तो हो जाए, वो ऐसे भी काम नहीं संभाल रहा था। यस प्रियंका, कंटिन्यूस प्रोसेस में वो लोग हमेशा अग्री करके डिजॉल्व कर सकते हैं और कोर्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, राइट, कोई जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का होता है
द कोर्ट में डिजॉल्व द फर्म ऑन सूट ऑफ अदर पार्टनर और बाय द नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, ये नेक्स्ट फ्रेंड इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब क्या है? उसका दोस्त, सिंपली उसका दोस्त, राइट, ऑफ द इंसेन पार्टनर। टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, राइट। सो अभी हमको एक चीज़ बताओ कि किसी फर्म में किसी एक पार्टनर को अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है, राइट, तो उस केस में क्या कोर्ट ऑर्डर करेगा फर्म का डिसोल्यूशन का? किसी पार्टनर को कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो क्या कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिसोल्यूशन के लिए? ओके, प्रियंका, तुम, सौम्य, अनुराधा, खुशबू, नो, है ना? तो सब एक मत है कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि उसके केस में वो अनसाउंड माइंड का नहीं होता, या फिर परमानेंटली वो वैसा नहीं होता कि वो कुछ इनकैपेबल हो गया। सो पॉइंट नंबर 1 था इंसेनिटी। पॉइंट नंबर 2 है परमानेंट इनकैपेसिटी। सो परमानेंट इनकैपेसिटी का मतलब हो गया कि वो अभी इनकैपेबल है आगे कुछ करने के लिए। तो सिंस वो इनकैपेबल है तो वो अगेन कोर्ट में प्ली कर सकते हैं, सू कर सकता है कि भाई चाहता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो अगेन कोर्ट विल टेक अ कॉल। दो था, पहला था अनसाउंड माइंड, दूसरा क्या था? इनकैपेबल। अनसाउंड माइंड में कौन केस फाइल करेगा? उसका दोस्त, राइट, और तुम्हारा इनकैपेबल में वो खुद फाइल कर सकता है। द थर्ड वन इज मिसकंडक्ट। अब देखो ऐसा है कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, हम लोग को एकदम पॉइंट याद हो जाएगा हमेशा के लिए, कि मानो कि दो दोस्त लोग था, राइट, वो लोग अभी क्या किया, वो लोग मिल के ना शिकंजी बेच रहा था, राइट। सो एक आदमी क्या था, वो शिकंजी बना रहा था, शिकंजी और सोडा शिकंजी, राइट। सोडा शिकंजी तुम लोग गर्मी में पीते हैं ना, तो उसमें सोडा होता है, देन चीनी होता है, नींबू होता है, फिर कुछ मसाला होता है। तो दो दोस्त लोग मिलकर सोडा शिकंजी बेच रहे हैं। अभी जो एक दोस्त है वो क्या करता है कि सोडा शिकंजी के अंदर जो नींबू है वो एक्सेस डाल देता है, राइट। इतना नींबू डाल देता है कि जो पीने वाला है, राइट, उसका दांत जो है वो एकदम खट्टा हो जाता है, और उसमें विटामिन सी पूरा भर जाता है पीने वाला के अंदर। तो बार बार वो ऐसा कर रहा है, राइट। वो जो एक दोस्त है जो शिकंजी बना रहा है, वो दूसरा आदमी सेल कर रहा है, जो बना रहा है वो बार बार क्या कर रहा है कि उसमें एक्सेस नींबू डाल देता है। तो उसका इस एक्ट से होगा क्या कि लोग उसके यहाँ शिकंजी पीना बंद कर देगा, राइट, क्योंकि कोई भी आदमी वहाँ पे पीने आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसका पूरा मुंह वगैरह एकदम खट्टा हो जा रहा है, क्योंकि वो एक्सेस नींबू उसमें डाल देते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिससे कि अपना जो बिजनेस है वो खतरा में आ जाए, उसको अपने मिसकंडक्ट बोलते हैं, राइट। कोई भी ऐसा काम जिससे कि अपना बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो खतरा में आ जाए, उसको अपने बोलते हैं मिसकंडक्ट। सो मिसकंडक्ट के केस में भी क्या है कि अभी जो दूसरा पार्टनर है वो दुखी है, वो क्या करे, राइट। तो वो क्या है कि केस फाइल कर सकते हैं कि भाई फर्म को डिसॉल्व किया जाए। सो वो जज उससे पूछेगा कि भाई तुम नींबू क्यों डालते हैं, तो वो बोलेगा कि भाई हम कोलगेट का ऐड से जो है वो इंस्पायर्ड था। तो वो लोग कोलगेट का ऐड में बोलते हैं ना कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी वैसा कुछ करना चाहिए कि क्या आपके शिकंजी में नींबू है, तो हम थोड़ा सा एक्सेस नींबू डाल देते थे। मिसकंडक्ट क्लियर है कि अगर कोई पार्टनर है ना इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। इसके बाद क्या है? परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। दो चीज़ था, एक था मिसकंडक्ट और एक है ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। मिसकंडक्ट इज ए जनरल पॉइंट, लेकिन ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट है ना, दिस इज मोर रिलेटेड टू पैसा का चोरी, अकाउंट्स का हेरा फेरी या बाकी चीज़। तो अभी मानो कि ऐसा हो रहा है कि जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को अकाउंट शेयर नहीं कर रहा, अकाउंट में गलती कर रहा है, पैसा का चोरी कर रहा है, ये सारा काम कर रहा है। इसको अपने क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट,
राइट। तो ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट के केस में जो पॉइंट्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वो क्या है, दो इसे जनरल पॉइंट बट इन 4 पॉइंट पे स्पेसिफिक फोकस है। एम्बेजलमेंट मतलब चोरी, कीपिंग एररनेस अकाउंट, अकाउंट्स में गलती, यहाँ लिख सकते हो ये चोरी हो गया। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, है ना, ज़्यादा पैसा को वो रख रहा है, दिस इज 1 पॉइंट। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, बार बार बोलने पे भी अकाउंट्स को नहीं दिखाना, ठीक है। एक्सेस फंड को रखना जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा पैसा का चोरी करना, राइट। अकाउंट्स में गलती करना, अकाउंट्स को नहीं दिखाना बार बार बोलने पे, इन सारी चीज़ों में अपने बोलते हैं कि देयर आर ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। सो ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट के केस में भी जो भी दुखी पार्टनर है वो अप्लाई कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पहला क्या था, पहला वाला था अनसाउंड माइंड, ठीक है। दूसरा वाला क्या था, इनकैपेबिलिटी। तीसरा परमानेंट इनकैपेबिलिटी। तीसरा वाला क्या था, मिसकंडक्ट, नींबू वाला। एंड फोर्थ वन तुम्हारा ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टनर अपना सारा का सारा इंटरेस्ट मतलब उसका जितना शेयर ऑफ प्रॉपर्टी में हक है, मानो 4 पार्टनर है और एक पार्टनर का 25% का शेयर है, ठीक है। सो जो चौथा पार्टनर है वो अगर अपना सारा का सारा इंटरेस्ट, अपना सारा का सारा शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, राइट, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर, वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में भी जो बाकी पार्टनर है उनमें से, राइट, उनमें से कोई कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वेयर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर has transferred the partner swing has transferred the whole of his interest, right, whole of his interest and the firm to a third party, or is allowed his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrear of land revenue, the court may dissolve the firm at instance of any other partner. तो ये वाला पॉइंट क्या है, allowed his share to be charged or sold by court in the recovery of arrear of land revenue, मतलब कि अगर उसका कुछ पैसा बाकी है टैक्सेस का वगैरह का, और उसमें वो क्या किया, अपना शेयर को सेल कर दिया। देन वी हैव दिस कंटिन्यूस और परपेचुअल लॉसेस, जो तुम लोग का क्वेरी था कि अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में भी जो तुम्हारा पार्टनर है दे कैन अप्लाई, और कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है डिसोल्यूशन का। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये वैसे तो मिसलेनियस पॉइंट है, ये बहुत काम का है कि जस्ट एंड इक्विटेबल पॉइंट ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि इन सब केसेस में, मतलब कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें भी जो कोर्ट है वो डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। दिस पॉइंट्स आर वेरी वैलिड। पहला वाला क्या है, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। डेडलॉक इन मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो डेडलॉक इन मैनेजमेंट को तुम लोग ऐसे समझो कि जैसे मानो ना दो लोग मिल के कुछ बिजनेस कर रहे हैं, राइट, और बिज़नेस क्या कर रहा है वो लोग ई कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स बिज़नेस में क्या है कि पूरा इंडिया से ऑर्डर आ रहे हैं और वो लोग गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या है कि एक पार्टनर बोल रहा है कि हम लोग अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएगा और उसके थ्रू सामान को सेल करेगा। दूसरा वाला पार्टनर बोल रहा है कि अपने खुद का वेबसाइट नहीं बनाएगा, अपने जितना भी B2C वेबसाइट्स है, मतलब जितना भी मार्केट में वेबसाइट्स अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, इन सब के थ्रू सामान को सेल करेगा। एक क्या बोल रहा है, अपने खुद का वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएगा, उसके थ्रू सामान को बेचेगा। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, खुद का नहीं बनाएंगे, दूसरा जो अवेलेबल वेबसाइट है उसके थ्रू बेचेगा। तो दोनों पार्टनर के बीच में क्या है, एक डेडलॉक हो गया, राइट, मतलब कहीं पे चीज़ रीच ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या है कि बार बार अगर होने लगता है तो मैनेजमेंट में डेडलॉक आ जाता है। डेडलॉक का मतलब क्या हो कि डिसीजन ही नहीं हो रहा है, मतलब हर जगह कोई ना कोई पॉइंट पे जो मैनेजमेंट है वो स्टक हो जाता है, राइट। तो दिस इज वन वैलिड पॉइंट। अगर ऐसा बार बार होगा तो धंधा कैसे चलेगा। दूसरा वाला क्या है कि जो पार्टनर्स है वो आपस में बात ही नहीं करें, दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। ऐसा होता है क्या, एकदम ऐसा होता है, राइट। अगर पार्टनर्स आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, उनका कोई चीज़ को लेके आपस में बात ही नहीं हो रहा है, राइट, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, दूसरा पार्टनर अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, तो भी कोर्ट जो है वो ये कॉल ले सकता है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब जिस चीज़ पर, जिस बुनियाद पे फर्म ने अपना काम शुरू किया था वो अभी है ही नहीं। गैमलिंग बाय ए पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज,
ठीक है, मतलब कोई पार्टनर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स में फर्म का पैसा लगा दिया या वैसा कुछ। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी रेलिवेंट कि अगर मैनेजमेंट में डेडलॉक है, पार्टनर्स का आपस में बात नहीं हो रहा है ना, किसी पार्टनर ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा लगा दिया या अपने जिस बेसिस पे काम शुरू किए थे राइट वो बेसिस ही ख़त्म हो गया। इन सारे सिचुएशन में ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड कोर्ट बोल सकता है कि भाई अभी आगे तुम लोग को काम नहीं करना। सो देर आर 7 पॉइंट्स जहाँ पे जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है। और इन 7 पॉइंट में कौन कौन कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, तो अनसाउंड माइंड के केस में राइट कोई भी पार्टनर केस फाइल कर सकता है, कोई भी दूसरा पार्टनर, या फिर जो जिसका अनसाउंड माइंड है उसका जो फ्रेंड है बाई एनी अदर पार्टनर, या फिर नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक, नेक्स्ट फ्रेंड मतलब उसका कोई दूसरा दोस्त, नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, अगर इनकैपेबल है तो उसके उस केस में भी राइट कोई भी पार्टनर या फिर जो पार्टनर इनकैपेबल है वो भी कर सकता है। फिर क्या, अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट राइट, मिसकंडक्ट, तो उस केस में कोई भी दूसरा पार्टनर। फिर क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी दूसरा पार्टनर। अब पार्टनर इज ट्रांसफर्ड होल ऑफ हिज बिजनेस, तो कोई भी दूसरा पार्टनर। लॉसेस के केस में कोई भी पार्टनर फर्म का। जस्ट एंड इक्विटेबल, कोई भी पार्टनर फर्म का केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन दीज ग्राउंड्स कोर्ट के पास पावर है कि किसी का एप्लीकेशन आने पे वो फर्म का डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सके। पार्टनरशिप के लिए कौन सा लॉयर होता है, तो मेरे पास केस लेकर आ जाना, मैं फाइट कर दूंगा। सो लॉयर का क्या होता है कि अपने को कोर्ट में है ना एज ए लॉ प्रैक्टिस, दो तरह के लॉयर होते हैं, एक होते हैं कंसल्टेंट्स और एक होते हैं जो कोर्ट में केस लड़ते हैं, है ना। तो लीगल कंसल्टेंसी इज वन थिंग, एंड दूसरा हो गया कि अपने कोर्ट के अंदर जाके है ना वो सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लीगल कंसल्टेंसी कौन दे सकता है, लीगल कंसल्टेंसी सीए दे सकता है राइट, सीएस दे सकता है, फॉर डैट मैटर इन सम एरिया सीएमए भी दे सकता है, जो एलएलबी है वो भी दे सकता है। ये सारे के सारे लीगल कंसल्टेंट हैं राइट। तो अब कोर्ट में कौन केस लड़ सकता है राइट, मतलब जज के सामने कौन केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर मानो कि अपने को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट राइट, उन सारे कोर्ट्स में केस लड़ना है तो अपने को उसके लिए फिर एलएलबी करना पड़ेगा, एंड अपने को बार काउंसिल का एक एग्ज़ाम होता है वो दे के लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अपने क्या है कि कोर्ट के अंदर जो है वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन रहा बात लीगल कंसल्टेंसी का, तो वो काम अपने बीइंग अ प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। ओके, तो सबस्ट्रेटम का मतलब लेट मी टेल यू व्हाट एग्जांपल। जैसे मानो कि दो दोस्त ने मिल के ना एक मूवी थिएटर में इन्वेस्ट किया। ठीक है, कि अभी क्या है कि अपने को दोनों को मिल के एक मूवी थिएटर चालू करना है, और या मानो कि उन्होंने आइनॉक्स की फ्रेंचाइजी ले ली वैसा टाइप, है ना। तो बिजनेस का बेसिस क्या था कि अपने मूवी थिएटर में पैसा लगा रहे हैं। अब देखो कोविड टाइम में क्या है कि मूवी थिएटर बंद, कब खुलेगा नहीं पता, उसके बाद भी जो लोग हैं क्या वो लोग उतने ही उतने ही लोग मूवी देखने के लिए आएंगे क्या, पता नहीं, है ना। तो जो वजूद था बिजनेस का वही हिल गया। तो इसको अपने बोलते हैं तुम्हारा लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम राइट, कि बिजनेस करने का जो वजूद था अभी वो हो गया। तो उसके बगल में तुम लोग लिख सकते हो मूवी थिएटर एग्जाम्पल, तो अपने को याद रहेगा। और कोई शक या सवाल, और कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, चलो ठीक है, पर अपने आज का डिस्कशन यहीं तक का रखते हैं।
कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, बाय बाय।